इन कहती है जिस प्लांटेशन से हमें कैम रेजिन मिल रहा था उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। जियांग चेन पूछता है किस लिए। किन जवाब देती है छठी स्ट्रीट पर मांग बहुत बढ़ गई है जिससे कैम रेजिन की कीमत 20% बढ़ गई है। ये कीमत हमारी डील से काफी ज्यादा है। वह आगे बताती है उन्होंने हमें 1000 क्रिस्टल्स कैंसिलेशन फीस के रूप में दिए हैं और फिर कहती है उन्हें एक कंपनी से ज्यादा दाम पर लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इसलिए उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब सीन बदलकर एक बेस की ओर जाता है। कोई पूछता है बेस पर हमारे पास कितना कैम रेजिन बचा है। जवाब आता है 1 महीने की प्रोडक्शन के लिए काफी है। अंत में वही व्यक्ति कहता है ठीक है विभाग से कहो कि प्रोडक्शन जारी रखें, मैं जाकर इसे संभालता हूँ। जियांग चेन पूछता है सिस्टर जियाओ क्या कैम रेजिन आसानी से मिल जाता है। जियाओ जवाब देती है थोड़ा चिढ़ते हुए मत कहो कि तुम इसे खुद उगाने की सोच रहे हो। जियांग चेन कहता है ये पौधा अपोकैलिप्टिक प्रलय के बाद की दुनिया की मिट्टी में उग सकता है ना। जियाओ समझाती है भले ही यह एक पौधे का रूपांतरण है लेकिन इसकी पर्यावरणीय जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। और फिर कहती है हमारी मिट्टी में इसे उगाना मुमकिन नहीं है। जियांग कहता है तो चलो इसे बिना मिट्टी के उगाते हैं। जियाओ गुस्से में कहती है मैं तुम्हें अब और क्रिस्टल्स बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो गुस्से में उसकी नाक दबा देती है। लड़का दर्द से चिल्लाता है आउच आउच। जियाओ समझाती है बोलो 1 टन कैम रेजिन बनाने में कितने क्रिस्टल्स लगेंगे। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी दौलत हो ये तरीका लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। जियांग अचानक याद करते हुए कहता है ओह सही लिनलिंग। जियाओ पूछती है वो। जियांग जवाब देता है प्रोजेक्ट गार्डन ऑफ एडन। जियांग चाहता है कि कैम रेजिन किसी भी तरह से उगाया जा सके भले ही बिना मिट्टी के, लेकिन जियाओ उसे समझाती है कि यह तरीका ज्यादा महंगा और टिकाऊ नहीं है। अंत में जियांग प्रोजेक्ट गार्डन ऑफ एडन नामक किसी योजना की बात करता है जो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। लिनलिंग जो बिस्तर पर आराम कर रही है बिल्ली के कपड़ों जैसी टोपी पहनी है वो सोचती है आज कुछ अजीब लग रहा है। वो कॉफी या चाय का प्याला पीते हुए थोड़ा सुस्त दिख रही है। किसी की आवाज आती ही है लिनलिंग तुम फिर से आलसी बन रही हो। वो डर जाती है और पलंग से कूदती है। वो घबराकर चिल्लाती है शिट। जियांग उसे एक मिशन देता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मिशन है। मुझे चाहिए कि तुम मिलिट्री बेस की मिट्टी को शुद्ध करो। लिनलिंग नाराज होकर कहती है मुझे नहीं करना। लिनलिंग जियांग से कहती है सुनो क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो। प्रोजेक्ट गार्डन ऑफ ईडन सिर्फ मिट्टी को शुद्ध करने का प्रोजेक्ट नहीं है। जियांग जवाब देता है थोड़ा ताना मारते हुए लगता है तुम भूखे मरना चाहती हो। वो लिंग की ठुड्डी पकड़कर हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है। लिंग गंभीर होकर समझाती है ये एक स्पेस कॉलोनाइजेशन अंतरिक्ष उपनिवेश सब प्रोजेक्ट है। मिट्टी को शुद्ध करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन जैविक तत्व और खनिजों का उपयोग करके नई मिट्टी बनाना संभव है। जियांग हैरानी से पूछता है तुमने कहा था कि हम ये बना सकते हैं। लिंग 2 उंगलियां दिखाते हुए कहती है हाँ मिट्टी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। यह मिट्टी को शुद्ध करने से बहुत आसान है। फिर वो चेतावनी देती है लेकिन जो भी चीजें हमारे पास हैं वो सब अंतिम उत्पाद हैं पूरी तरह दूषित। शुद्ध कच्चा माल ढूंढना इतना आसान नहीं है। जियांग अपने सिर पर हाथ मारते हुए पछताता है और कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ। वो खुद को कोस रहा है क्योंकि उसे एक आसान उपाय पहले क्यों नहीं सूझा। हे भगवान मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा। जब मैं दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता हूँ तो ये काम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। सैकड़ों घन मीटर मिट्टी लाना कितना मुश्किल हो सकता है। वह सोचता है कि वह इतनी बड़ी बात को बिना वजह जटिल बना रहा था। दूसरी ओर लिंग गुस्से में बोलती है अगर तुम खुद को पीटना चाहते हो तो मेरी रूम में मत करो। गुस्से में उसे चेतावनी देती है क्योंकि वह नाटक कर रहा है। जियांग अब शांत हो गया है और फिर से बात पर आ जाता है। वह कहता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें जो पिछला मिशन दिया था वो कैसा चल रहा है। वो अब दोबारा गंभीर होकर पूछता है कि पहले वाला काम पूरा हुआ या नहीं। लिंग शर्मिंदा हो जाती है और सिर झुका लेती है। जियांग चेतावनी देता है अगर काम खत्म नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। वह मजाक किया लेकिन सख्त लहजे में बोलता है कि जिम्मेदारी पूरी करनी ही होगी। लिंग आत्मविश्वास के साथ कहती है मुझे कम मत समझो मैंने वो काम काफी पहले ही पूरा कर लिया था। फिर वह एक छोटा नमूना सैंपल जियांग को और कहती है ये लो छोटा सा सैंपल है। जियांग हैरानी से पूछता है ये क्या है। लिंग मुस्कुराते हुए बताती है ये म्यूटेंट मीट का एक टुकड़ा है। जियांग घबरा जाता है और घृणा से कहता है क्यों मैं ये क्यों चाहूंगा। लिंग चिढ़ते हुए कहती है ए बेवकूफ इसे ईपी से कनेक्ट कर। जो डेटा मैंने एनालाइज किया है वो खुद ब खुद स्क्रीन पर आ जाएगा। आज औलाद आइटिया जाएगा यानी यह सिर्फ मांस नहीं बल्कि विश्लेषण का नमूना है जो स्कैन करने पर उपयोगी जानकारी देगा। जियांग थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है मुझे पता है लेकिन अंदाज से साफ है कि उसे नहीं पता था। लिंग जियांग से पूछती है सुनो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जियांग जवाब देता है हाँ। लिंग कहती है जब मैंने पहली बार ये सैंपल देखा था तो मैं डर के मारे उछल पड़ी थी। फिर वह पूछती है तुम इन सभी म्यूटेंट कोशिकाओं को कैसे नष्ट कर सकते हो। जियांग जवाब देता है मैंने एक खास हथियार का इस्तेमाल किया है जो उनकी सारी जीवन क्रियाओं को रोक देगा। लिंग करती है जैसे कि वह असंतुष्ट या नाराज हो और जियांग कहता है अरे तुम मुझे उस तरह क्यों देख रही हो। जियांग कहता है सेल की झिल्ली फट गई थी जिस तरह से वो फटी उससे हम यह अंदाजा लगा
सकते हैं कि सेल का द्रव फ्लूइड ठंड की वजह से जम गया था। लिन लिंग कहती है, वैसे ये सब बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि वार्म होल से पार जाते समय कोई तैयारी नहीं की गई थी और उस वार्म होल की एंट्रोपी लगभग शून्य के बराबर थी। जियांग पूछता है, सेल्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में वो कैसे दिखते हैं? लिन लिंग कहती है, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन होना चाहिए। लिन लिंग समझाती है, जब कोई जीव वार्म होल से गुजरता है तो असल में वे मैटर और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक समानांतर रास्ते से पार जाते हैं। लिन लिंग आगे कहती है, हमें बस एक ऐसा वार्म होल एंट्रेंस चाहिए जो एनर्जी को दूसरी डायमेंशन आयाम सी में भेजे ताकि एक एग्जिट बनाई जा सके। चित्र में मैटर और एंग्री नाम के कैप्सूल जैसे ग्राफिक्स दिख रहे हैं। लिन लिंग कहती है, इस तरह हम वार्म होल के अंदर होने वाली एंट्रोपी में कमी को रोक सकते हैं। चित्र में बॉल्स जैसे मैटर को आपस में मिलते हुए दिखाया गया है। लड़का पूछता है, अगर सारी ऊर्जा खींच ली जाती है तो क्या जीव मर नहीं जाएगा? लिन लिंग जवाब देती है, वार्म होल में स्पेस, टाइम और बाकी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं इसे तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ। तुम एक गोल चक्कर चल सकते हो और सीधे एग्जिट से निकल सकते हो, या फिर तुम वार्म होल के एंट्रेंस से होकर सीधे एग्जिट पर एक पलक झपकते पहुंच सकते हो। तुम बस सही रास्ता ढूंढ लो, फिर तुम वार्म होल को एक पल में पार कर सकते हो। जियांग समझाता है, मानो तुम्हारे सामने एक दरवाजा है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है जो तुम्हारा तापमान दर्शाती है। नियमों के अनुसार जब ये बॉल दरवाजे से गुजरेगी मैं इसे पकड़ लूंगा। जैसे ही तुम दरवाजे से पार जाओगे तुम खुद ही बॉल को ऊपर की ओर फेंकोगे। जियांग आगे कहता है, जब तुम दरवाजे से गुजरोगे तो बॉल दरवाजे के ऊपर से फिर से आएगी और उस पल तुम और बॉल दोबारा मिल जाओगे। एकदम आसान बात है। जियांग सोचते हुए, ओह तो ये बात है? लिन लिंग पूछती है, तो तुम उस दरवाजे के पार कैसे गए? जियांग जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी कलाई बैंड, रिस्ट बैंड की वजह से। लिन लिंग थोड़ी घबराई हुई और शर्माते हुए, तुम मुझसे जबरदस्ती बात निकलवा रहे हो? जियांग हंसते हुए, तुमने खुद ही तो ये कहा था बेवकूफ। जियांग सफाई देता है, मैं बस अनुमान लगा रहा था कि तुम पिछली बार कब टेंट से बाहर आई थी। लिन लिंग गुस्से में, मैंने देखा कि मिलिट्री बेस में बहुत सारा खाना था। तुम एलियन हो है ना? जियांग हंसते हुए, हाँ। फिर कहता है, एलियंस? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो छोटी बच्ची। लिन लिंग गुस्से में, तुम हंस क्यों रहे हो? जियांग, अब जब तुमने ज्यादातर सही अंदाजा लगा ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं एक ट्रैवलर यात्री हूँ। समझी क्या मतलब? मैं अतीत पास्ट से आया हुआ यात्री हूँ। लिन लिंग हैरानी और गुस्से में, ये नामुमकिन है, तुम जैसे बदतमीज इंसान ऐसे ही मुझे सच नहीं बताएगा। जियांग, अब जब मैंने तुम्हें ये सब बता ही दिया है तो तुम और क्या कर सकती हो? लिन लिंग थोड़े भावुक अंदाज में, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी जाने नहीं दूंगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हाँ में दिखाया जाता जियांग को जो गहराई से सोच रहा होता है, चाहे मैं कितना भी सोचूं। डेथ क्लॉ पर X2 बैक्टीरिया बहुत संदिग्ध लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान और रेडिएशन दोनों को एक साथ हटाया गया हो। इतनी भयानक चीज कौन बना सकता है? जियांग को जोर से एक झटका लगता है और वह चिल्लाता है, आउच। उसके सिर पर जोर की लगती है। वह गुस्से में चू नान से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? चू नान शांत भाव से मुस्कुराता है और बोलता है, बॉस हम उड़ान भरने वाले हैं और आप ध्यान भटका रहे हैं। जियांग हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर झांक रहा है और मुस्कुरा रहा है। वह कहता है, यहाँ ऊपर से यह शहर बहुत सुंदर दिखता है। पहली बार यह देखना थोड़ा चौंकाने वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। यहाँ सीन अचानक बदल जाता है और वातावरण हिंसक हो जाता है। एक डरावना, मांसल और गंजा राक्षस जैसे प्राणी किसी को पीट रहा है। एक जोरदार क्रैक की आवाज दर्शाती है कि किसी की हड्डी टूटी है या उसे गंभीर चोट लगी है। दूसरा राक्षस पहले वाले को रोकते हुए कहता है, धीरे से मारो, उसे मत मार डालो, भले ही वो एक कीड़ा ही क्यों न हो, वो हमारे लिए अभी भी उपयोगी है। एक डरा हुआ इंसान सिर पकड़े हुए कांप रहा है और कह रहा है, डर से कुछ बोल नहीं पा रहा, शायद मां पुकारने की कोशिश कर रहा है। एक विशाल और डरावना राक्षस जो स्कॉटिश स्टाइल की नीली चेक ड्रेस पहने हुए है, एक घायल बच्चे पर अपना पैर रखे हुए है। बच्चा दर्द में कराह रहा है और खून बह रहा है। भीड़ एक तरफ खड़ी है लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा, सब डरे हुए हैं। राक्षस चिल्लाता है, कायरों मुझे देखो। फिर एक महिला, संभवतः बच्चे की मां, दौड़ती है और चिल्लाती है, मुझे जाने दो, मेरा बच्चे को छोड़ दो। वह रोते हुए राक्षस से बच्चे को छोड़ने की गुहार लगाती है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे छोड़ दो। राक्षस उसे झटक देता है और जोर से मारता है, चिल्लाता है, मुझे मत छूना, कचरा। अंत में एक और राक्षस बाकी लोगों को धमकी देता है, सुनो कायरों, कोई परेशानी मत करना, हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। बड़ा राक्षस भाषण दे रहा है और कह रहा है, मुझे यकीन है कि तुम अंदर से जानते हो कि क्या करना है, नहीं तो तुम्हारे लिए केवल निराशा ही बची है। तभी एक राक्षस उसकी बात काटते हुए कहता है, बॉस आसमान में कुछ दिख रहा है। बॉस गुस्से में चिल्लाता है, अरे बेवकूफ,
बेवकूफ, मैं अभी तक अपना भाषण पूरा नहीं कर पाया, तुम मुझे टोक क्यों रहे हो? दूसरा राक्षस घबराते हुए इशारा करता है, वो बात नहीं है बॉस, उधर देखो। बॉस जब देखता है तो चौंक जाता है और चिल्लाता है, शिट, उन पर हमला हो रहा है। एक राक्षस जोर से चिल्ला रहा है, सब लोग सतर्क हो जाओ। और दूसरा कह रहा है, जल्दी निकलो। जियांग बोलता है, सीधा वार, तुम शानदार काम कर रहे हो चूनान। चूनान जवाब देता है, मैं ये तो रोज करता हूँ। चुनान आराम से बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा की दिशा की वजह से राइफल की गोलियां भटक जाएंगी, इसलिए एक भी गोली हमें नहीं लगेगी। जियांग कमांड देता है, ठीक है। झाओ गैंग और उसकी दूसरी टीम को म्यूटेंट्स को घेरने के लिए कहो। एक हवाई दृश्य दिखाई देता है जहां भारी बर्फबारी के बीच लड़ाई चल रही है और एक सोल्जर चिल्लाता है, जल्दी करो, इन कीड़ों को हम पर बढ़त मत लेने दो। एक्शन सीन दिखाया गया है जहां कुछ इंसान बंदूकें लेकर लड़ रहे हैं और उनका सामना म्यूटेंट्स यानी राक्षस जैसे प्राणी से हो रहा है। एक व्यक्ति चिल्लाता है, आक्रमण करो, और दूसरा कह रहा है, डरो मत, बस कर डालो। दोनों तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं। 3 इंसान मिलकर म्यूटेंट पर गोलियां चला रहे हैं। एक आदमी बोलता है, अब म्यूटेंट ज्यादा नहीं बचे हैं। म्यूटेंट को गोली लग रही है और वह जमीन पर गिर रहा है। एक और म्यूटेंट हवा में छलांग लगाते हुए रॉर करता है। उसके शरीर पर टैटू है और वह एक तरह की स्कॉटिश किल्ट और सटे घुटनों तक की स्कर्ट पहने हुए है। नीचे एक आदमी उसे देखकर तैयार खड़ा है। एक म्यूटेंट भाला लेकर हमला करता है और जोर से हंसता है। वह पूरी ताकत से नीचे वार करता है जिससे क्लैंग की आवाज आती है, भाला टकराने की आवाज। वह म्यूटेंट एक इंसान को मारने की कोशिश करता है, मर जा कीड़े। इंसान जमीन पर गिरा हुआ है और बाल बाल बचा है। वह घबराकर बोलता है, हे भगवान, मैं तो अपनी मर्दानगी खो ही बैठता, अभी अब इंसान पलटवार के लिए तैयार है। उसके हाथ में एक चमकती हुई नीली चाकू है और वह बोलता है, अब तेरी बारी। एक बहुत तेज वार हुश होता है और म्यूटेंट को गंभीर चोट लगती है। वह दर्द से चिल्लाता है, उसके शरीर से खून बह रहा है और उसकी किल्ट उड़ती हुई दिख रही है। यह साफ है कि उसे मार गिराया गया है। वही इंसान जो पहले म्यूटेंट से लड़ रहा था अब खड़ा है। उसके हाथ में खून से सना चाकू है और म्यूटेंट जमीन पर गिरा पड़ा है। वह कहता है, काम खत्म हुआ, चलो यहाँ से निकलो। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है और उसमें से चुवान कहता है, शानदार काम। जियांग कहता है, चलो चूनान, हम यहीं उतरते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति जो पहले मेयर थे लोगों के समूह के साथ खड़े हैं और सामने खड़े जियांग से बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, प्रिय फिशबोन बेस के नेता श्री जियांग चेन, मैं शेनगैंग शहर से बचे हुए सभी लोगों की ओर से मेयर के रूप में आपको धन्यवाद और अपना गहरा सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। जियांग चेन मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, आप सभी का स्वागत है, वैसे भी अब आप मेयर नहीं हैं। अंत में पुराना मेयर हैरान हो जाता है और कहता है, तो तुम, इसका मतलब है कि अब लीडरशिप की बागडोर जियांग चेन के हाथ में आ चुकी है और वह अब नए नेता के रूप में स्वीकारा जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है, जियांग आत्मविश्वास से भीड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है, अब से मैं इस जगह का ख्याल रखूंगा और यह मेरी कॉलोनी बन जाएगी। इस पर भीड़ में शोर शराबा मच जाता है। फिर अगले ही पल जियांग गंभीरता से कहता है, शांत हो जाओ, मैं कोई भयानक इंसान नहीं हूँ। यह दिखाता है कि भले ही जियांग इस जगह पर अधिकार जताने की बात कर रहा हो, लेकिन उसके इरादे बुरे नहीं है। वो खुद को एक अच्छा जिम्मेदार इंसान मानता है। मेयर घबराए हुए कहते हैं, मिस्टर जियांग चेन, यह तो नहीं हो सकता कि आप हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। जियांग आत्मविश्वास से जवाब देता है, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। म्यूटेंट्स यहाँ अक्सर आते हैं, मैं यह नहीं होने दे सकता, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मेयर जवाब देता है, लेकिन वो सब तो पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। जियांग थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में मेयर से कहता है, क्या आपको कुछ गलत फहमी हो गई है? क्या आपको लगा कि हम सिर्फ आपको बचाने आए हैं? मेयर हैरानी से जवाब देता है, आप नहीं आए। जियांग थोड़ा झुककर थोड़ा मजाकिया लेकिन साफ लहजे में कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स से लड़ने आए हैं। इसके अलावा यह सब पोस्ट पर कब्जा करके ताकत पाने की लड़ाई थी। जियांग अपना हाथ दिखाता है जिस पर लाल दस्ताने हैं और कहता है, इसके अलावा हम वेस्टलैंड के नियमों से चलते हैं। हमने तुम्हें बचाया है, अब तुम सब हमारे बंदी हो। मैं यहाँ एक फार्म खोलने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ मौजूद हर किसी को एक नई नौकरी मिलेगी। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। पीछे की भीड़ में वह मेयर और बाकी गाँव के लोग खड़े हैं, थोड़े चिंतित से। जियांग सीधे उस मेयर से कहता है, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है पूर्व मेयर साहब, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नए फार्म की निगरानी करो। जियांग मेयर को दिलासा देते हुए कहता है, घबराओ मत, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। जियांग उस मेयर से पूछता है, क्या हाल ही में लिन चाओएन नाम का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है? मेयर जवाब देता है, ऐसा लगता है कि एक ऐसा ही व्यक्ति यहाँ आया था। वह जियांग अगला सवाल करता है, क्या उसने बताया था कि म्यूटेंट्स आने वाले हैं? मेयर जवाब देता है, नहीं, वह यहाँ बस एक रात रहा और फिर जल्दी ही चला गया। जियांग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, और फिर मन में सोचता है, अजीब है, उसने म्यूटेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन शेनगांग नामक कस्बे में फिशबोन नाम का झंडा
फहराया गया। जियांग अब एक नेता बन गया है और उसे अब छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। खेतों का काम करने के लिए अब उसके पास लोग हैं। यह शासन व्यवस्था एक पिरामिड के आकार की तरह स्थिर और संगठित है, जिससे फिशबोन दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। अब जियांग अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर है और वह एक आरामदायक जीवन बिता सकता है। सीन शिफ्ट होता है। जियाओ जियांग से कहती है, हे जियांग चेन, इन कुछ दिनों में तुम बिना किसी काम के ऐसे हो जैसे मछली पानी के बाहर हो। जियांग चेन, जो मछली जैसा मुंह में है, जवाब देता है, सच में मुझे तो अच्छा लग रहा है। यह एक दुर्लभ मौका है कि मैं एक आरामदायक जीवन जी सकूं। लिनलिंग उत्साहित होकर कहती है, तड़ाम, ये है मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर, राक्षस को दिखाने वाला आईना। जैसे ही आईना सामने आता है, जियांग चेन उसमें खुद को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ओह शिट, ये कौन है? बाकी सभी लोग एक साथ कहते हैं, ये तुम हो। जियांग चेन हैरान होकर पूछता है, तुम लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो? जियांग याओ याओ से कहता है, वैसे तुम्हारा जन्मदिन भी तो पास ही आ रहा है। याओ याओ मुस्कुराते हुए कहती है, हे असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बिग ब्रदर बहुत व्यस्त है तो हम इसे बाद में मना सकते हैं। जियांग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम अपना जन्मदिन उसी दिन नहीं मनाओगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जियांग पूछता है, मुझे बताओ आज कौन सा दिन है? याओ याओ थोड़ी शर्माते हुए और गालों पर लाली के साथ कहती है, ऊह। याओ याओ संकोच में कहती है, मेरा जन्मदिन 16 नवंबर को है। जियांग पूछता है, याओ याओ तुम किस तरह का गिफ्ट चाहती हो? याओ याओ संकोच करती है, मैं। लेकिन उत्साही लिनलिंग जोर से बोलती है, मैं। वही उत्साही लिनलिंग चमकती आंखों के साथ कहती है, मेरा जन्मदिन 27 मई है। मैं एक हेड्रॉन कोलाइडर चाहती हूँ। जियांग तुरंत कहता है, सपने में, और एक्स का निशान दिखाता है। शांत जियाओ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहती है, इन सबका जन्मदिन है, यह अच्छी बात है। याओ याओ पूछती है, तो बिग सिस्टर जियाओ, क्या तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं पता? सन जियाओ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जवाब देती है, ऐसी चीजें कौन याद रखता है? याओ याओ भावुक होकर कहती है, तो फिर मैं भी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अकेले जन्मदिन मनाना मुझे चालाक इंसान बना देगा। सन जियाओ हैरानी से पूछती है, तुम नहीं मनाओगी? क्या तुम इतना अच्छा मौका खोना चाहती हो? सन जियाओ सोचती है, शुरुआत में मैं जियांग चेन को पूरी तरह सिर्फ अपने लिए चाहती थी, लेकिन अब जियाओ जियांग और याओ याओ साथ रसोई में खड़े हैं। जियाओ कहती है, हमने पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे पर निर्भर होकर समय बिताया है। जियांग कहता है, एक दूसरे की बात सुनकर हम एक परिवार जैसे बन गए हैं। सन जियाओ की आंखों का क्लोजअप है और वह सोचती है, बिल्कुल एक परिवार। अब इस छोटी लड़की को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, यानी वह अब उससे थोड़ा आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहती है। सन जियाओ एक कुचली हुई कोका कोला कैन के साथ जोश में कहती है, बिल्कुल हम जश्न मना रहे हैं। तुमने इस बेवकूफ की इतनी मदद की है, अब उसकी बारी है तुम्हें इनाम देने की। याओ याओ से कहती है, जो चाहे मांगो, अगर वो तुम्हें तंग करेगा तो उसे बिग सिस्टर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। याओ याओ भावुक होकर मुस्कुराते हुए कहती है, बिग सिस्टर सन जियाओ। याओ याओ उत्साहित होकर, तो मैं जो चाहूँ वो मांग सकती हूँ। जियांग मुस्कुराते हुए, अगर मैं कर सका तो जरूर करूंगा। याओ याओ थोड़ी घबरा जाती है और खुद से कहती है, अरे नहीं, ये तो ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इसे एक रहस्य बनाए रखूं। यानी वह अपनी ख्वाहिश अभी नहीं बताना चाहती। जियांग कहता है, अरे मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय देना होगा। तुम जन्मदिन वाले दिन तक इंतजार नहीं कर सकती। याओ याओ थोड़ा शर्माते हुए, तैयारी ठीक है। ही फिर कहती है, तो क्या तुम वह कुछ पूछना चाहती है लेकिन संकोच कर रही है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते कल अगले चैप्टर में। एपिसोड के शुरुआत में याओ याओ जियांग से भावुक होकर पूछती है, क्या तुम मुझे एक दिन उधार दे सकते हो? जियांग थोड़ा उलझन में है और जवाब देता है, तुम्हें एक दिन उधार दूं? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। फिर याओ याओ शर्माते हुए अपने शब्द सुधारती है और कहती है, मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ एक दिन बिता सकते हो? अंत में वह बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या तुम कर सकते हो? जियांग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर वह पूछता है, बस इतना ही चाहिए तुम्हें? याओ याओ थोड़ी शर्माते हुए पूछती है, मेरा मतलब है पूरा दिन। तुम व्यस्त तो नहीं हो, है ना? जियाओ थोड़ा चिढ़ते हुए पूछती है, पूरा दिन? क्या उसमें रात भी शामिल है? इस पर जियांग और याओ याओ दोनों अचानक चौंक जाते हैं और झेंप जाते हैं। वहीं बगल में बैठी लिनलिंग हंसी रोक नहीं पाती और चॉकलेट पीते हुए हंस पड़ती है। जियांग थोड़ा कंफ्यूज और झिझकते हुए कहता है, ठीक है। याओ याओ शर्माते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह मांग ज्यादा है। लिनलिंग सोचती है, शायद मजाक में ये छोटी लड़की कुछ करना चाहती है, एक शरारती कमेंट जैसा। जियाओ गंभीरता से कहती है, मुझे लगता है उम्र को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हैं जिनके लिए याओ याओ अभी तैयार नहीं है। और फिर वह मजाकिया ढंग से कहती है, तो रात का समय मुझे दे दो। याओ याओ गुस्से और आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं अब काफी बड़ी हो गई हूँ। मैं पहले ही 3 बार 10 साल की हो चुकी हूँ, मतलब 30 से ऊपर हूँ। सबसे पहले तुमने 10 साल की मानसिकता पाई, और अगर तुमने किशोरावस्था में इनहिबिटर लिया था तो तुम्हें 18 साल की मानसिकता और शरीर पाने के लिए 10 साल और चाहिए। याओ याओ हैरान होकर बोलती है, 10 साल। और आखिर में लिनलिंग मजाक करती है, अरे याओ याओ ये सब बताकर तुमने अपने बारे में बहुत ज्यादा बता दिया। याओ याओ टेबल पर झुकी हुई है और कह रही है, लेकिन चाहे तुम मुझे किसी भी एंगल से देखो, मैं मैच्योर हूँ। लिनलिंग चुटकी बजाते हुए मुस्कुरा
मुस्कुराकर कहती है, ओह सच में, किस एंगल से? याओ याओ थोड़ी हड़बड़ाई हुई लगती है और कहती है, मैं ओह याओ याओ बहुत शर्माते हुए चिल्लाती है, मुझे पीरियड्स आ गए। यह सुनकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं और लिनलिंग है कहकर प्रतिक्रिया देती है। याओ याओ अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही है। माहौल थोड़ा हल्का किया जाता है। जियाओ कहती है, चलो केक के बारे में बात करते हैं, और जियांग जवाब देता है, हाँ केक ज्यादा जरूरी है। और लिनलिंग भी खुश होकर कहती है, मैं भी यही कहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साइट नंबर 7 जहाँ ठंड और बर्फ के बीच काम हो रहा है। म्यूटेंट जोर से चिल्लाता है, तेज चलो, सुस्त बनने की कोशिश मत करो। वह मजदूरों पर चिल्ला रहा है जो भारी लकड़ियां उठा रहे हैं। एक व्यक्ति जो शायद नेता है और लाल फर कोट पहने हैं पाइप से धुआं निकालते हुए पूछता है, मिस्टर ट्रॉय हाल की प्रोग्रेस कैसी है? उस पर जवाब आता है, आउटपोस्ट तैयार हो गया है। म्यूटेंट कहता है, हम आखिरी बख्तरबंद गाड़ी के बनने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मेरी सेना तैयार है। वैसे मिस्टर बोयू, क्या तुम्हें अपने देशवासियों को कष्ट में देखकर कुछ महसूस से साथ इस बाम नहीं होता? बोयू कहता है, हम उनसे अलग हैं, उन्हें नस्लीय जागरूकता नहीं है। यह एक अहंकार भरा बयान है जिससे पता चलता है कि वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। तभी एक म्यूटेंट दूर से भागता हुआ चिल्लाता है, रिपोर्ट। वही म्यूटेंट रिपोर्ट करता है, मुखिया, हमने शेन गैंग शहर में जो आउटपोस्ट बनाई थी डी समय वो नष्ट कर दी गई है। दूसरा म्यूटेंट गुस्से से पूछता है, किसने किया? एक म्यूटेंट बताता है कि उन्होंने दूरबीन से देखा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जिससे उन्हें लगता है कि हमला ल्यूडिंग टाउन से हुआ है। बोयू मुस्कुराते हुए कहता है, यह ल्यूडिंग टाउन नहीं है। म्यूटेंट हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? बोयू बताता है कि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। चिंगपू नाम की जगह में हाल ही में एक महान नेता का उदय हुआ है। उस नेता ने लोगों को एकजुट कर दिया। कभी बिखरे हुए लोग अब एक हो गए हैं, या तो लोगों को बुलाकर या खाने का लालच देकर। वह आगे बताता है कि उन्होंने खंडहरों के अंदर फिशबोन नाम का का एक बेस बनाया है, और फिर उन्होंने 6th स्ट्रीट की जाओ कंपनी के साथ एक फूड बिजनेस भी शुरू किया है। म्यूटेंट कहता है, मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ मैं और नॉर्थ लिंक ही पूरे वेस्टलैंड में खाना पैदा करने की क्षमता रखते हैं। वह आश्चर्य से पूछता है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि मैं ही इस समूह को फंड कर रहा हूँ? बोयू मुस्कुराकर कहता है, जब तुम कहते हो पूरी वेस्टलैंड, तो क्या तुम वांघाई सिटी तक का इलाका, पीएसी की पूरी सीमा, या पूरी दुनिया की बात कर रहे हो? म्यूटेंट जवाब देता है, अगर सापे से आपके पास पर्याप्त तकनीक हो तो कोई भी जगह खेती की जमीन बन सकती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बोयू पाइप पीते हुए कहता है, लेकिन बात वो नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज दिलचस्प लगती है। म्यूटेंट कहता है, प्रोजेक्ट गार्डन ऑफ ईडन, ये वाकई में दिलचस्प है। अगर ये प्रोजेक्ट सच में खेतों को ठीक कर सकता है तो फिर अमीर लोग अंतरिक्ष में क्यों जा रहे हैं? बोयू जवाब देता है, क्योंकि दूर की जमीन की उम्मीद बंजर जमीन को ठीक करने की कोशिश से कहीं ज्यादा लुभावनी है। म्यूटेंट अंत में कहता है, मुझे तो ये जगह कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। सीन शिफ्ट होता है, एक स्थान दिखाया गया है, 6ठी स्ट्रीट की कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग। एक व्यक्ति घबराकर कहता है, पागल, सब पागल हो गए हैं। नॉर्थ लिंक यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। 1500 किलोमीटर की सप्लाई लाइन, क्या उन लोगों को खाने की जरूरत नहीं है? लोग आपस में बहस कर रहे हैं। क्या वो मजाक कर रहे हैं? क्या वो सोचते हैं कि उड़कर वहां पहुंचेंगे या विदेशी म्यूटेंट और ज़ोंबियों को हरा देंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्हें अपनी जीत पर इतना भरोसा है। क्या वो सोचते हैं कि 6th स्ट्रीट खाली है? सर्दियों में ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो बेवकूफी भरा फैसला है। फिर भी वो इस योजना पर क्यों टिके हुए हैं? एक आदमी कहता है, मेरे लोगों ने लुझो में नॉर्थ यूनाइटेड रीजन के लोगों को देखा है। वो लोग लुझो के आसपास एक आउटपोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी संख्या काफी बड़ी है। तभी हमें बोयू का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। किरदार का नाम बोयू। विवरण, यह एक रहस्यमयी व्यक्ति है जो लाल रंग की सीमा वाली कोट और ब्लड डायमंड रक्त हीरे के साथ दिखाई देता है। वह नॉर्थ यूनाइटेड रीजन से आता है। भूमिका, वह म्यूटेंट्स के लिए एक सूचना देने वाला इन्फॉर्मेंट है, लेकिन उसकी असली योजना अभी तक सामने नहीं आई है। बस यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल सब्सक्राइब करो यार। इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, मीटिंग से। चाओ जिंगसोंग क्रिम्सन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बॉस हैं। चाओ जिंगसोंग कहते हैं, ये स्पष्ट है कि नॉर्थ यूनाइटेड रीजन से लेकर लुजो तक का हाईवे अब ठीक कर दिया गया है। दूसरा व्यक्ति हैरानी से कहता है, यह असंभव है, वह हाईवे तो पूरी तरह से टूट चुका था। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाओ जिंगसोंग जवाब देता है, ये असंभव नहीं है। वे बैंडिट वॉरलॉर्ड्स हैं। वे अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह एक बटन दिखाते हुए कहता है, और मेरे पास आप सभी को दिखाने के लिए कुछ है। जनरल जियांग बेहाई नॉर्थ यूनाइटेड रीजन से हैं। जनरल जियांग कहते हैं, वांघाई सिटी के सभी लोगों को नमस्कार। जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मेरी सेना पहले ही रास्ते में होगी। वह आगे कहते हैं, बिल्कुल, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे कोई समझौता करना चाहता हूँ। हम सब यही मानते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास पूर्वजों का खजाना है, तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम लोग सिर्फ भोग विलास यानी कि प्लेजर के लिए लालची हो। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। अब बात करने का समय आ गया है। फिर वह गंभीर रूप से कहते हैं, सही कहा, यह
युद्ध की घोषणा है और अपना परिचय देते हैं। मैं जनरल जियांग बेहाई, नॉर्थ यूनाइटेड रीजन से। बस इतना ही। पहला व्यक्ति पीछे से। उसने खजाने का जिक्र किया, लेकिन वह किस खजाने की बात कर रहा है? हमने इतने सालों से यहाँ रहकर कभी कोई खजाना नहीं देखा। दूसरा व्यक्ति, बैंगनी बालों वाला। सेना को सर्दियों में भेजने का कारण ये है कि वे विदेशी म्यूटेंट से बचना चाहते हैं, लेकिन अब वे अंडरग्राउंड सुरंगों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए रास्ते में म्यूटेंट से बचने की चिंता नहीं करनी पड़ती। ऐसा लगता है कि वे जिस जगह तक पहुंचना चाहते हैं वहां केवल सर्दियों में ही पहुंचा जा सकता है। चाओ जिंगसोंग कहता है, मैं सीनेटर झाओ से सहमत हूं। अगर वांगहाई शहर में कोई ऐसी जगह है जहां हम कभी नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वह जगह शहर का केंद्र है। एक व्यक्ति बोलता है, शहर का केंद्र? वो जगह जहां बहुत ज्यादा रेडिएशन है, उस जगह पर कचरे के अलावा है ही क्या? चाओ जिंगसोंग थका हुआ बैठा बोलता है, वहां चाहे जो भी हो, उनके पास जरूर कोई सबूत है। वे यूं ही 1000 मील का सफर तय नहीं कर सकते। मेरे पास एक थ्योरी है। क्या आप लोग भगवान की छड़ी को याद करते हैं? 3 रेशों की दाढ़ी वाला व्यक्ति। क्या आप तियानजी हथियार की बात कर रहे हैं जिसने डिवाइन शील्ड सिस्टम को तोड़ दिया था? क्या वो हथियार विस्फोट होकर अंतरिक्ष का कचरा नहीं बन गया था? चाओ जिंगसोंग, हाँ, लेकिन उस हथियार का एक हिस्सा वांगहाई के सिटी सेंटर में गिरा था। अगर वे लोग इस हिस्से को लेकर उसे ठीक करते हैं और फिर उसे अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो वो हमारे सिरों पर दमोक्लेस स्वॉर्ड बन जाएगा और तबाही मचा देगा। दूसरा व्यक्ति, वो एक न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाएगा। स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। डेमोक्लिस स्वॉर्ड एक प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथा से आता है और इसका प्रयोग अत्यंत खतरनाक है। तबाह शहर की तस्वीर के साथ हमें लड़ना होगा। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कभी भी किसी तानाशाह के आगे नहीं झुकेगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बोयू और म्यूटेंट एक बर्फीले इलाके में बातचीत कर रहे हैं। म्यूटेंट पूछता है, मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ, क्या तुम पक्के हो कि शेल्टर 005 सच में मौजूद है? बोयू जवाब देता है, चिंता मत करो, मेरी जानकारी हमेशा भरोसेमंद होती है। शेल्टर 005 वांगहाई शहर में है। म्यूटेंट कहता है, अच्छा है, मैं आशा करता हूँ कि जब समय आएगा तब भी तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। बोयू जवाब देता है, चिंता मत करो, तुम्हें बेहतर FEV वायरस मिलेगा। म्यूटेंट कहता है, लगता है हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। बोयू, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है जियांग के घर में। रंग बिरंगे कन्फेटी और पटाखे के साथ हैप्पी बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है। याओ याओ, जो राजकुमारी जैसी लग रही है, बैंगनी रंग की सुंदर ड्रेस और सिर पर ताज पहनकर खड़ी है। वह मुस्कुराते हुए सबको धन्यवाद कहती है। उसका कहना है, थैंक्स एवरीवन, यानी धन्यवाद सभी को। जियांग जियाओ से पूछता है, क्या तुमने याओ याओ के लिए यह ड्रेस चुनी? जियाओ जवाब देती है, हाँ, देखो ना, मेरी स्टाइल कितनी अच्छी है ना? लिनलिंग केक देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और चिल्लाती है, ओह ओह, केक केक। जियाओ हंसते हुए कहती है, तुम तो लार टपका रही हो पगली। लिनलिंग कहती है, तुमने कहा था कि जब हम बर्थडे सॉन्ग गा लेंगे तो हम केक खा सकते हैं। टेबल पर एक सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है जिस पर 17 लिखा हुआ है। जियांग मुस्कुराकर कहता है, हमें अभी कैंडल्स बुझानी है, तो थोड़ा और इंतजार करो। लिनलिंग प्यारे अंदाज में जवाब देती है, ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। जियाओ छोटी लड़की याओ याओ से कहती है, इधर आओ याओ याओ, आज का दिन पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। पास में खड़ा जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, इच्छा मांगना मत भूलना। केक पर 17 लिखा हुआ है, यानी याओ याओ का 17वां जन्मदिन है। याओ याओ आंखें बंद करके विश मांगती है और कहती है, वह मन में कोई इच्छा मांग रही है। वह गहरी सांस लेती है मोमबत्तियां बुझाने से पहले, फिर वह धीरे से मोमबत्तियां बुझा देती है। लिनलिंग उत्साहित होकर कहती है, हाँ, केक काटो, केक केक काटो। जियाओ पूछती है, क्या मैं 17 वाले नंबर को काट सकती हूँ या तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? जियांग मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी मर्जी। लिनलिंग उतावलेपन से कहती है, तेज तेज जल्दी काटो। केक काटने की कोशिश करते समय कोई कहता है, रुको रुको, इतना ज्यादा मत बोलो। जियाओ प्यार से याओ याओ से पूछती है, याओ याओ, क्या तुम आज खुश हो? याओ याओ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जियांग हंसते हुए मजाक करता है और कहता है, वैसे क्या तुम आज 37 साल की नहीं हो? क्या तुम्हारे पास 37 मोमबत्तियां नहीं होनी चाहिए? यह बात सुनकर याओ याओ चौंक जाती है। याओ याओ थोड़ी उदास होकर कहती है, आज मुझे तंग मत करो। जियांग हंसते हुए माफी मांगता है, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। जियांग याओ याओ के गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि याओ याओ बहुत प्यारी है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। हाँ हाँ। पीछे खड़ी जियाओ, जो केक खा रही है, कहती है, जियांग चेन, लगता है कोई दरवाजे पर है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। जियांग दरवाजा खोलते हुए कहता है, इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजे पर किन खड़ी है? जियांग चौंक कर कहता है, किन? किन बताती है, बॉस, हमें शेनगांग के वेयर हाउस से एक संदेश मिला है। किन बताती है? जाओ गांग ने बताया है कि ताइपू नदी के दूसरी ओर शेनगांग शहर में म्यूटेंट्स मौजूद हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह जानकारी खतरे की ओर इशारा करती है। जियांग पूछता है, ठीक है, बेस के अंदर हथियारों के उत्पादन की क्या स्थिति है? किन जवाब देती है, हमारे पास 2 नए सुपर टाइगर इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स और 47 ड्रोन हैं। जियांग कहता है ठीक है, जाओ गैंग से कहो कि सहायता भेजी जा रही है। किन चिंता जाहिर करते हुए कहती है लेकिन बॉस, नए सैनिकों की ट्रेनिंग अभी चल रही है और हमारे पास केवल 70 सैनिक ही उपलब्ध हैं। अगर हमने ज्यादा सैनिक भेज दिए तो जियांग आत्मविश्वास से कहता है मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बस वापस जाकर जवाब दो। किन जवाब देती है जी सर। जियांग सोचता है चाहे तुम जैसे भी देखो, वसंत ऋतु तक इंतजार करना और फिर कारमेन बिल्डिंग की ओर बढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा। ये जरूर सर्दियों में मार्च करने से बेहतर है क्योंकि नदी पार करते वक्त हम कम सैनिक खोएंगे, लेकिन उन्हें यह करने के लिए क्या वजह है मजबूर कर रही है। जियाओ पूछती है तुम वापस आ गए हो, क्या हुआ? जियांग मुस्कुराकर जवाब देता है कुछ नहीं, चिंता मत करो। जियाओ हंसते हुए कहती है अच्छा है, मेरा पेट भर गया है, चलो अब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जियांग थोड़ा हैरानी से कहता है मैंने तो अभी खाया भी नहीं। पीछे याओ याओ हैरान होकर उन्हें देख रही है। याओ याओ जियांग की शर्ट पकड़ती है और कहती है रुको, तुम नहीं जा सकते। याओ याओ गुस्से और उदासी के मिले जुले भाव में कहती है हमने सौदा किया था, आज का दिन मेरा होना चाहिए। जियांग थोड़ी झिझक के साथ कहता है सौदा? फिर मान जाता है हाँ। जियाओ नाराज होकर कहती है हम्फ। जियाओ मुस्कुराते हुए याओ याओ से कहती है याओ याओ मैंने अपना मन बदल लिया है, क्यों न किसी और दिन करें। याओ याओ उदास होकर बस कहती है मैंने तुम्हें खाने के लिए सबसे अच्छे हिस्से दिए थे। फिर गुस्से और दुख के साथ पूछती है क्या मुझे थोड़ा सा हिस्सा देना इतना बुरा है? जियाओ शर्मिंदगी और असहजता के साथ बस इतना कहती है ओह। याओ याओ अपने बड़े भाई को समझाती है भैया, अगर तुम बहुत सारा मांस खाओ तो जल्दी ही तुम्हें उससे ऊब लगने लगेगी, लेकिन अगर तुम ताजी सब्जियां खाओगे तो वह न सिर्फ सेहतमंद होती हैं बल्कि और भी कई फायदे देती हैं। याओ याओ अपने भाई का हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहती है अगर तुम्हें छोटा जानवर खुद को कह रही है काफी नहीं लग रहा तो क्या इससे गाय और भी आकर्षक नहीं लगेगी? जियाओ गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे गाय कहा गया है। वो चिल्लाती है तो तुमने किसे गाय कहा? जियांग थोड़ा कंफ्यूज है और कहता है अरे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? याओ याओ मासूमियत से कहती है कुछ नहीं भैया। जियाओ जो पहले गुस्से में थी अब खुद को संभालते हुए कहती है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे करो। जियांग अपना चेहरा धोते हुए सोच रहा है। रात के खाने के बाद बड़ी बहन जियाओ अपने कमरे में बंद हो गई। जब मैं उसे देखने गया उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। नल को बंद करते हुए वो खुद से पूछता है क्या मुझे वाकई याओ याओ के साथ समय बिताना चाहिए? वह अपने सिर पर तौलिया डालते हुए खुद से कहता है नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। फिर वो खुद को समझाता है बेहतर होगा अगर मैं सीधे अपने कमरे में चला जाऊं और सो जाऊं। जियांग अपने बिस्तर पर लेटा है और सोचता है आह मेरा अपना कमरा, यह सच में बहुत अकेला लगता है। यह बताता है कि भले ही वो अकेले रहना चाहता था पर अब उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। दरवाजा खुलने की आवाज होती है जिससे उसे लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। वह सोचता है क्या कोई अंदर आ रहा है? वह उत्सुक होकर सोचता है क्या वो जियाओ है? वह मुस्कुराता है और शरारती अंदाज में सोचता है वो खुद को रोक नहीं पाई है ना। उसके गालों पर गुलाबी रंग और मुस्कान यह दिखाती है कि वह खुश और थोड़े डेविल अंदाज में सोच रहा है। जियाओ बहुत गुस्से में है और कहती है वो बड़ा कमीना, जरूर मजे कर रहा होगा, शौक होगा। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। वह तेजी से एक जैकेट पहनते हुए कहती है मूर्ख लोलिकॉन। लोलिकॉन एक अपमानजनक शब्द है जिसे वह गुस्से में इस्तेमाल कर रही है। अब वह पूरी तरह तैयार हो चुकी है और बालकनी से छलांग लगाती है। बर्फ गिर रही है और वह कहती है अम्मा मैं भी अब कुछ मजे करने जा रही हूँ। जियांग जो बिस्तर पर लेटा हुआ है सोचता है रुको जरा ये वजन। फिर वह हैरानी से कहता है याओ याओ। याओ याओ शर्माते हुए और भावुक होकर जियांग से लिपटी हुई है। वह कहती है मुझे तुम पसंद हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद हो। जियांग अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोचता है लगता है सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। ठीक है। याओ याओ शर्माते हुए पूछती है क्या हम कुछ निजी बातें कर सकते हैं? मतलब कंबल के नीचे वाली निजी बातें? जियांग जवाब देता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो तुम इस तरह कह सकते हो। याओ याओ जवाब देती है ठीक है। याओ याओ शर्माते हुए जियांग से पूछती है भाई तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? वो धीरे धीरे बहुत करीब आ रही है और जियांग थोड़ा घबरा रहा है। जियांग सोचता है वो बहुत करीब आ गई है, अगर ऐसा ही चलता रहा। अचानक जोर से आवाज आती है, बाम, खिड़की खुल जाती है और हवा अंदर आने लगती है। स्वूश। जियांग चौंक कर कहता है कौन है? बाहर से एक अजीब तरीके से उल्टा लटकता हुआ कोई आता है। ओ जियाओ होती है जो कहती है ही ये तो बहुत ही डरावनी एंट्री थी। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं कल।